नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद हजारों कॉल्स मुझे आ रहे हैं, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीएसपी के समर्थक जो हैं वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, खुद पार्टी पर भी जो लोग कल तक हम लोग को गाली दे रहे थे वो भी अब सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर सॉल्यूशन क्या है, क्या हुआ है यूपी में? मैं लाइव आया हूँ, मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक खबरें पहुंचाई जाए। बात तो करनी पड़ेगी। पहली बात तो एक तरह का डर है और एक तरह का भयावह है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अभी संविधान की जड़ें बहुत गहरी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात यूपी चुनाव की। मुझे कई अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इस शर्त पर बोला कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे, मेरी बातचीत रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेरे सूत्र हैं वो बता रहे थे कि किस तरह की गड़बड़ियां जो हैं वो काउंटिंग में हुई है। एक तो यूपी में जो काउंटिंग के अंदर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, लिमिटेड संख्या होती है, तो आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियों के नाम पर उनके लोग अंदर घुस गए थे। प्रशासनिक मदद उनको मिल रही है, आप सबको पता है। इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। जितने एक भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकारी से पूछ लीजिए दबी जुबान से, वो कहेगा कि किस तरह से गड़बड़ी की गई है। लेकिन हजारों की संख्या में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। बहुत महीन तरीके से गड़बड़ियां की गई। सोचिए 7 मार्च को आप देखिएगा, जैसे जैसे 7, अब तो लगता है कि इसी वजह से शायद 7 फेजों में वोटिंग क्यों करवाई गई है। पहले फेज देखिएगा, सबसे लास्ट फेज में सपा का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। बीएसपी की भी जो सीट आई है वो सबसे सेकेंड लास्ट का है, और वो भी उनका एक अपना मजबूत किला था। तो क्या ये ना माना जाए, जिस तरह से लास्ट फेज में जिस तरह से गड़बड़ियां पकड़ी गई, ईवीएम पकड़ी गई, लेकिन टीवी अखबार नहीं दिखाया, ये भी एक बड़ी वजह है। कुछ मेरे पास फैक्ट है, मैं उस पर बात करूंगा। मुझे कुछ कई मतगणना अधिकारी ने फ़ोन करके बताया कि आप मेरा नाम नहीं शेयर कीजिएगा, मेरी नौकरी है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 90% तक बैटरी जो है वो चार्ज था बहुत सारे ईवीएम में, जो कि संभव नहीं है। दूसरी बात, 7 मार्च को, 10 मार्च को जहां वोटिंग हुई है वहां 4 मार्च, 5 मार्च और 10 मार्च को जहां वोटिंग हुई है वहां पीछे के डेट के ईवीएम के खोले जा रहे थे। तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं की गई। कुछ सीट टारगेट चुने गए, वहां अपने जाति के अधिकारी लगाए गए, उनको टारगेट दिया गया। ज़्यादा नहीं, बहुत कम संख्या में एकदम तय किया गया कि सरकार बनानी है तो 250 सीटें काफ़ी हैं। तो उन्होंने स्पेसिफाई किए, पहचान की। उसके बाद भी सोचिए कि कितनी हैवी वोटिंग हुई है सपा के पक्ष में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस पर ही बात करूंगा। सपा ने 70-80 सीटें 1000 से 2000 वोटों के अंतराल पर गंवाई हैं। तमाम वीडियोज आप देख चुके हैं। बनारस का वीडियो देखिए, किस तरह से लोग ईवीएम लेके जा रहे हैं। एक कॉरिडोर बनाया गया, हम लोगों ने खुद देखा है। जब हम लोग कानपुर से लौट रहे थे तो जब पोलिंग बूथ जा रहा था तो एक कॉरिडोर बनाया गया। उसके बाद भी जाम कैसे लग गया, आम आदमी का रास्ता रोका गया, फिर भी जाम लगा, लोग पैदल ईवीएम लेके चल रहे हैं। अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ पोस्ट भी बताऊंगा। तो आप लोग बताएं, जो बहुत सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं कि किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। क्या ये सच है जिस तरह से काउंटिंग हुई है? देखिए, अभिषेक मिश्रा मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है। जो लोग हमें चपरासी बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो हमें पत्रकारिता करने नहीं देना चाहते हैं, वो हमारी बातों से सहमत होंगे और वो हमें वोट देंगे। ये हमारे नेता कब समझेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ये भी बताऊंगा कि टीवी चैनल किस तरह से SC ST OBC और माइनॉरिटी को लड़ाने की फिराक में, और वो आंकड़ा दे रहा है कि कैसे OBC के लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया, मुसलमानों ने वोट कर दिया, शेड्यूल कास्ट ने वोट कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। आप जाके सर्वे, आप एक समझदार आदमी है, जाके दलितों के घर में, पिछड़ों के घर में वोट कर लीजिए। ज़्यादातर वोट, 90% वोट SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने सपा बसपा को दिए हैं, जो 90% आबादी है, लगभग 85% जो आबादी है। ये सब कुछ गड़बड़ी हुई है और ये सब दुनिया जानती है। इसके बारे में कोई छुपा नहीं लेगा।
आपके हाथ में सत्ता है, ताकत है। चूँकि हमारी बहुजन लीडरशिप बहुत डरपोक है, हम लोग मानसिक रूप से डरपोक हैं, सब अपने अपने हित लेके बैठे हुए हैं, समाज के हित की कोई बात नहीं कर रहा है। तो जो ये सोचिए, अब आप ये सवाल करेंगे कि कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग होते मुख्यमंत्री, वो क्यों नहीं चोरी कर लेते? वो नहीं कर पाएंगे। जैसे पूरे कांग्रेस की मनमोहन सरकार के खिलाफ एक CAG का अधिकारी विनोद राय खड़ा हो गया। अगर यही मायावती अखिलेश की सरकार होती और गड़बड़ी करने की ये लोग कोशिश करते प्रशासन के दम पर, तो सवर्ण समाज के जो अधिकारी हैं वो खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि उनको मानसिक ताकत है, वो खड़ा हो जाते हैं। लेकिन ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ समस्या है कि मैं पत्रकार हूं, मैं कब मार दिया जाऊंगा, मैं कब जेल में डाल दिया जाऊंगा, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। उसी तरह से अधिकारी भी इसी बात से डरते हैं कि कोई हमें खड़ा होने वाला हमारे साथ नहीं मिलेगा। हमारे समाज में शिक्षा है, लाचारी है, बेबस है, लेकिन मैं भी चुप नहीं रह सकता हूँ। तो अगर फुले चुप हो जाते, पेरियार चुप हो जाते, मार्टिन लूथर चुप हो जाते, नेल्सन मंडेला चुप हो जाते, तो क्या अश्वेतों को क्रांति मिलती? क्या अफ्रीका में क्रांति होती? अगर नेल्सन मंडेला ने 32 साल जेल नहीं काटा होता, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं अपना मीडिया का जो काम है वो करता रहूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। बस चूंकि हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तो इसको भी सहेंगे, झेलेंगे। हमारी लड़ाई पूरी डेमोक्रेटिक होगी। फिर अगले चुनाव में तैयारी होगी, फिर लोगों के घर घर फूले पेरियार अम्बेडकर को लगाया जाएगा, हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत कम संख्या में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। जैसे मैं सिराथू का मामला बता रहा हूं, सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य हार गए। सब जगह बीजेपी की लगभग यही स्थिति होती, लेकिन एक तीर से दो निशाने किए गए। केशव प्रसाद मौर्य OBC हैं, वो लगातार किस तरह के आपको पता चला था, योगी और केशव प्रसाद मौर्य में टसल चल रहा था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, मुख्यमंत्री बनने की दौड़ थी। खुद योगी गए थे केशव प्रसाद मौर्य को मनाने, बड़े नेता माने जाते थे। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी, दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ी, OP राजभर पहले से निकल गए थे। तो एकमात्र बचे थे केशव प्रसाद मौर्य, जो गैर सवर्णों में चैलेंज दे रहे थे योगी जी को। वहां उनकी मदद नहीं की गई और वो चुनाव हार गए। तो अगर आप बीजेपी में SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, तो आपका शानदार तरीके से पंख काट दिया जाएगा। एकदम फैक्ट है ये। उनको कायदे से साइड किया गया। नहीं तो बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने किया था, नीतीश जी ने बैठ के सीटें निकाली थी, कोई बड़ी बात नहीं थी केशव प्रसाद मौर्य का सीट निकाल देना, लेकिन नहीं निकाला गया क्योंकि वो राह के रोड़ा थे। तो इससे भी SC ST OBC माइनॉरिटी के वो तमाम लोग सोचे, हाँ शेड्यूल कास्ट में भी और OBC में लोगों ने वोट किया है बीजेपी को, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थी, बहुत कम संख्या थी। लेकिन बहुत ज्यादा तमाम वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जो मैं जानता हूं नेशनल दस्तक को सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी देखते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं। आप लोग अपने सीने पर हाथ धर के बताइए, अगर आप लोग चुनाव में शामिल थे, अगर आप लोग काउंटिंग में शामिल थे, तो किस तरह की गड़बड़ियां की गई है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, जानकारी है, लोगों ने फोन करके बताए हैं और मैं उसको जानता हूं कि पहले ये मैनेजमेंट है, इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं। बहुत कायदे से मैनेज किया जाता है, सीटों को चुना जाता है, वहां इंप्लीमेंट किया जाता है, 7 चरणों में वोटिंग होती है। पहले लोकसभा का चुनाव पूरे देश में 4 दिनों में हो जाता था। अब सोचिए पंजाब में एक फेज में चुनाव हुआ, क्योंकि वहां से कुछ निकलना नहीं था बीजेपी के लिए। उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव हुआ है, काउंटिंग 10 मार्च को हुई है, लंबा लटका के रखा गया, तो गड़बड़ियां हुई है। मैं और भी कुछ आपको इस तरह की पोस्ट बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि किस तरह की चीजें हुई हैं। और केशव प्रसाद मौर्य को फंसा दिया गया है, बताऊंगा किस तरह की गड़बड़ी भी हुई है। उस पहले बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके समर्थक बहुत नाराज हैं। पहले वो मुझे भी गाली दे रहे थे, मैं पत्रकार के तौर पे वही बोलूंगा जो ग्राउंड का सच है। SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जाति की वजह से प्रताड़ना होती है, ये सच है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे किसी सवर्ण से दुश्मनी नहीं है, मेरी पर्सनली नहीं है, ना मैंने खेत जोत रखा है, ना उन्होंने मेरा खेत जोत रखा है। ये देश की हकीकत है जाति, इसलिए मैं इस पर बात करता हूँ कि जाति खत्म होनी चाहिए। इस देश में एक भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का कर्मचारी अधिकारी मुझे बता दे कि उसके साथ भेदभाव नहीं होता है, उसको डिग्निटी से नौकरी करने दिया जाता है, तो मैं मान लूंगा। मैं कोई हवे में नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट आता है मेरे पास, मैं आप ही लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तब मुझे जानकारी मिलती है। आप कलेक्टर हो जाइए, IAS हो जाइए, IFS हो जाइए, जज हो जाइए, छात्र रहिए, आपके साथ भेदभाव लगातार चलता है जाति की वजह से। और वही जातीय जो
जो जो जातीय जो सुपरमेसी बचानी है बीजेपी को, जो अगर यही अखिलेश और मायावती मुख्यमंत्री हो और वो इस तरह की गड़बड़ी करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि सवर्ण समाज के जो अधिकारी हैं वो डंडा झंडा लेके अड़ जाएंगे कि नहीं करने देंगे आपको गड़बड़ी, तब वो संविधान के हिसाब से काम करेंगे। यही मीडिया अगर मायावती अखिलेश का दौर होता और इस तरह से ईवीएम की भी गड़बड़ी होती तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते और अखिलेश मायावती पर भी सवाल उठाते। आपको उदाहरण दे सकता हूं मैं, जैसे कांग्रेस के खिलाफ विनोद राय खड़े हो गए, अखिलेश के खिलाफ एक ठाकुर साहब थे अमिताभ ठाकुर, जिनको रिटायर भी कर दिया योगी जी ने और जेल में बंद कर दिया, वो जिस तरह से खड़े हो गए थे उनको भुगतना पड़ा। जिस तरह से लालू यादव जब बैक टू बैक चुनाव जीत रहे थे तो चुनाव आयोग ने क्या क्या नहीं किया उनको चुनाव हराने के लिए। खुद मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो कैसे हाथी ढकवाए गए, क्या क्या हुआ है इस देश में। तो जाति बहुत बड़ा मैटर करता है, आप माने या न माने, इस देश की सच्चाई है जाति, और जाति कभी जाति नहीं है। तो यह मायावती जी ने कहा है कि मुसलमानों का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ और मीडिया और सोशल मीडिया ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया। बिल्कुल सही बात है, परसेप्शन की लड़ाई बीएसपी हार चुकी थी। बीएसपी के बारे में मुस्लिम्स की राय थी कि वो बीजेपी को नहीं हरा रही है, क्योंकि ओबीसी, मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमानों की पार्टी को यहाँ दलित वोट नहीं देते हैं जब तक गठबंधन ना हो, दलितों को भी पिछड़े वोट नहीं देते हैं जब तक गठबंधन ना हो, पिछड़े को सवर्ण किसी कीमत पर वोट नहीं देते हैं जब तक गठबंधन ना हो। वहीं मुस्लिम्स बीजेपी के अलावा सबको वोट देती है, शेड्यूल कास्ट के लोग पिछड़े और सवर्णों को भी वोट देते हैं, पिछड़े जो है वो सवर्णों को भी वोट देते हैं और पिछड़ों को देते हैं। जैसे उन्होंने ओबीसी के लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया है, मैं इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं हूँ, मुसलमानों भी वोट नहीं दिया है। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सपा को वोट किया है, जो पढ़े लिखे तबका था, जिनको लगता था कि बीजेपी को रोकना है, उन्होंने वोट दिया है सपा को। मैं सरकार ने वही सपा का वोट घटा है, जो सपा का वोट परसेंटेज 12% घटा है वो। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव को सवर्ण समाज के लोगों ने वोट दिया है, बीएसपी को सवर्ण समाज के लोगों ने वोट दिया है, वो किसी गफलत में है। न ये पहले कभी हुआ था, न भविष्य में कभी होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे बीजेपी अपने आइडियोलॉजी को लेकर क्लियर है, जैसे बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है क्योंकि उसे पता है मुसलमान उसे वोट नहीं देंगे, तो जो अखिलेश यादव है, मायावती जी जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि सवर्ण हमें वोट नहीं देता है, तब तक उनको कोई टिकट, आप टिकट 100 टिकट दे दीजिए, उनके कम्युनिटी वोट नहीं करेगा। अखिलेश यादव को बहुत फायदा हुआ है मौर्य और कुशवाहा के आने से, उनको वोट मिला है, ओबीसी का वोट मिला है, शेड्यूल कास्ट का वोट मिला। इसलिए अब बात गठबंधन की करते हैं। बीएसपी को 10 सीटें मिली थी लोकसभा में, 49% वोट आया था सपा और बसपा गठबंधन को। गठबंधन टूटना एक खतरनाक था, लेकिन चूंकि हमारे नेताओं की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है, चंद्रशेखर रावण पर आऊंगा, आप लोग चिंता न करें, महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं, और जिन्होंने भी इस गठबंधन को तोड़ने का फैसला किया वो ठीक नहीं था। अब चलिए मैं कुछ और खबरें आपको बता रहा हूं, जो ये तमाम चीज़ें रिस्क में जानता हूं। और ये देखिए, मैं कुछ पोस्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो बहुत ज़रूरी है। और दिलीप मंडल ने लिखा है, 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 10 एमपी जीते थे, वह उम्मीदों का गठबंधन था। उसे एक तरफा तोड़ना बीएसपी का एक गलत फैसला साबित हुआ। सपा के वोट बीएसपी को ट्रांसफर हुए थे, तभी बीएसपी के 10 सांसद जीते थे। 2022 में सपा गठबंधन और बसपा का साझा वोट 49% है, एनडीए का वोट 44 है। ये मैं बता रहा हूँ। उस समय भी सोचिए, सिराथू में, अब सोचिए, आप लोग कह रहे होंगे, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, सिराथू में खुद केशव प्रसाद मौर्य के बेटा ने आरोप लगाया कि जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा की गिनती हुई है। मतलब गड़बड़ी हर जगह की गई, लेकिन हेवी वोटिंग हुई थी। तो ये सोचिए, इस तरह से गड़बड़ी खुद। और ये देखिए दिलीप, जो लोग अभी टीवी पर बैठ के ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है, शेड्यूल कास्ट ने वोट दिया है बीजेपी को, ओबीसी ने वोट दिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई चैनल ये नहीं बता रहा है कि कितने सवर्णों ने सपा और बसपा को वोट दिया। मान लीजिए टिकट तो 90-90 मिला था, तो दिखाते। ये फैक्ट है कि मुसलमान तो नहीं, लेकिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी ने वोट दिया है बीजेपी को। पता नहीं वो कितना ख्याल रखते हैं। सुने कि बेबी रानी मौर्य जो है, जो गवर्नर थी, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो हो सकता है ऐसा, और उसका वोट भी चला जाए। तो एक छोटा सा सर्वे कीजिए, किसी वोटर से पूछिए कि आपकी जाति क्या है, फिर पूछिए आपने किसे वोट डाला। अगर 100 में से एक भी आदमी इन 2 सवालों का सही जवाब दे दे तो मीडिया के उन आंकड़ों पर भरोसा कीजिए जो बताते हैं कि किस जाति ने किसे वोट डाला, वरना इन आंकड़ों को
कूड़ा मानिए। तो ये मैंने तो सर्वे किया है और इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि एक और पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुश अम्बेडकरवादी हैं, सबसे कट्टर समर्थक है बीएसपी के। उन्होंने कहा है बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ जाटवों का वोट ही मिला है, ये सच है। मुस्लिम और ब्राह्मणों ने बिल्कुल भी बसपा को वोट नहीं किया, जबकि ब्राह्मणों में सतीश मिश्रा और मुसलमानों में शमसुद्दीन राय, एमएच खान, मुनकाद अली को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। इनसे मैं सहमत नहीं। मुसलमानों ने बहुत जगह कैंडिडेट देख के वोट दिया है, जहां मजबूत बीएसपी के कैंडिडेट थे, जैसे मऊ के कुछ कंस्टिट्यूंसी में स्वामी प्रसाद मौर्य इसीलिए हारे क्योंकि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, बीएसपी को वोट दिया है। भाजपा नेता केशव मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य का आरोप है कि मतदान के बाद जितने वोट नोट कराए गए थे, मतगणना के बाद उससे अधिक वोट निकले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कितना बड़ा वोट घोटाला हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य के बेटा का कहना है। फिर भी आप चुनावी धांधली की जगह भाजपा के जीत के पीछे हिंदुत्व को मान सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लोगों ने वोट किया है खिलाफ में, सब कुछ हाईजेक कर लिया गया है। ये देखिए, अंतिम गिनती तक उत्तर प्रदेश में भाजपा को 255 सीटें मिली। आरएलडी 500 से कम वोटों से 22 सीटें हार गई है, 500 से कम वोटों से। सपा 1000 वोटों से 44 सीटें हारी है। बहुत चौंकाने वाले नतीजे बता रहा हूं। अंतिम गिनती तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की 255 सीटें मिली है, आरएलडी 500 सीटों से 22 सीटें हार गई, सपा 1000 सीटों से 44 सीटें हार गई, वहीं 255 और 56, 66, 189। लेकिन जीत होती है, चाहे कुछ भी हो। जब तक ईवीएम का इस्तेमाल करके फैसला चोरी का नहीं हो, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के साथ सचमुच छेड़छाड़ की गई है। विनोद चंद का ये पोस्ट है जो मैं आपको बता रहा था। ये तमाम खबरें थी और ये आप लोग को अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये बड़ी खबर बता रहा था किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को भी निपटा दिया गया है। इसलिए निपटा दिया गया है क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट की रेस में थे। अब यूपी में जो सरकार बनने जा रही है उसमें वर्चस्व होगा सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज का, क्योंकि उसमें अब पिछड़ों के बहुत ज़्यादा अब भाई, पहले केशव प्रसाद मौर्य भी थे, दारा सिंह चौहान भी थे, सैनी भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे। अब सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज का दबदबा रहेगा और उसके तमाम खतरे आपको उठाने पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बहुत एकजुट हुए हैं, पहले से ज़्यादा एकजुटता आई है SC ST OBC और माइनॉरिटी में। सवाल यह है कि वो वोट भी कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, जुडिशरी है, बिजनेस है, उसमें आप नहीं हैं और आपके नेता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। एक पत्रकार के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि आप तक सच बातें पहुंचाई जाए। बात रही चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को ऐसे हजारों SC ST OBC माइनॉरिटी को चंद्रशेखर रावण की जरूरत है, हजारों मीडिया पत्रकारों की जरूरत है, नहीं तो आपकी बातों को दबा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए अपनी बातें बेधड़क बोलिए। आप समूह में बोलेंगे, संख्या में बोलेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से बोलेंगे, तो आपकी बात सुनी भी जाएगी। जैसे बीजेपी के पास हजारों मीडिया, टीवी और अखबार है। बहुजन समाज के लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह से आप लोग मंथन कीजिए, चीज़ों को ठीक कीजिए, एक दूसरे से गाली गलौज मत कीजिए। शुक्रिया। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।